हेलो बेटा, तो आज हम करेंगे इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्वेश्चन आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन एंड शो दैट टू बॉडीज ऑफ सेम मास इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। जो दो बॉडीज हैं जिनका मास सेम है वो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर देती हैं ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। ये भी हमने शो करना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन शो दैट टू बॉडीज ऑफ सेम मास इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हमारे पास दो बॉडीज हैं, पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद ही सारा काम होगा। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन, इसको मिटा देता हूं। हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ठीक है, दीज आर द टू बॉडीज, राइट। इसका मास क्या है m1, इसका मास कितना है, दैट इज m2। ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u2। ये ध्यान देना आप, एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, एक की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी ध्यान में रखना है। दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, राइट। क्लियर, समझ आ गई। अब ये u1 है दैट इज ग्रेटर देन u2, मतलब इसकी वेलोसिटी से ज्यादा, दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वो तो नेचुरल है कि ये इसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा जाके, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे क्या है, ज्यादा है, राइट। ये बॉडी मैंने क्या बोला, ये बॉडी ए है हमारे पास, ये बॉडी बी है, तो ये जो आपके पास इतना केस है दैट इज बिफोर कोलिजन। क्या है ये, बिफोर कोलिजन। ठीक, क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। अब आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी चेंजेस टू v1 एंड v2। आफ्टर कोलिजन की बात बाद में करेंगे, पहले एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब कोलिजन हुआ ये वाला और ये वाला, एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। ध्यान से देखना, बॉडी ए, थोड़ा बड़ा कर दूं डायग्राम, ये दो, ये है हमारे पास, और ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं बेटा। ये हम क्या कह रहे हैं कि ये बॉडी आपकी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगा रही है और बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगा रही है। समझ आ रही है। ड्यूरिंग कोलिजन जब हम बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन, राइट, बिफोर कोलिजन क्या था, दिस इज एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब वो कोलाइड कर गए, वो टाइम बिल्कुल स्मॉल टाइम होता है जब एक्सीडेंट होता है, जब वो कोलाइड करते हैं तो बिल्कुल स्मॉल टाइम होता है, डेल्टा टी। तो बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स लगा रही है और बॉडी बी ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, दिस इज एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो, इसकी अपनी, ये अपने रास्ते पे चला गया, ये अपने रास्ते पे चला गया, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2। ध्यान से सुनना, दिस इज आफ्टर कोलिजन। दिस इज आफ्टर कोलिजन। क्लियर है। तो हमारे पास क्या था, दो बॉडीज थी, बिफोर कोलिजन ये था, एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, और आफ्टर कोलिजन वो अपने अपने रास्ते चलेगी, उनकी वेलोसिटीज क्या होगी, चेंज होगी। बट ये बात याद रखनी है कि u1 इज ग्रेटर देन u2 एंड दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो नेचुरली वो कोलाइड करेंगी, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, शायद एक दूसरे को वो ओवरकम कर जाती, राइट। एक दूसरे मतलब अगर ये एक लाइन में ना होती तो इसने क्या करना था, इसने इसके आगे निकल जाना था। अभी एक ही लाइन में चल रही है तो इसका मतलब स्ट्राइक करेंगे। ओके, क्लियर है। सो बिफोर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ये सारी बातें आपको पता चल गई।
पता चल गई बेटा। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर collision, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना होगा? इसका मास कितना है? m1, वेलोसिटी कितनी है? u1, you will get m1 u1 प्लस इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? m2 u2। दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन कितना होगा? आफ्टर कोलिजन कितना होगा? ये देखो, आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, दोनों आपको पता चले। समझ आ गई? सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों आपको पता चल गए। अब एज द कोलिजन इज इलास्टिक, एज द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन हमारा इलास्टिक था, राइट? सो एज द कोलिजन इज इलास्टिक, तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगे? कंजर्व होंगे। लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन क्या है? हमारा इलास्टिक कोलिजन है। तो जब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है तो बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले इसको नोट करो, चलो लिख लेते हैं यहां पे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, according to law of conservation of linear momentum, क्या बोलेगा? मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये बोलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या बोल रहा है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नोट कर देना, इन शॉर्ट लिख दिया मैंने। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों इक्वेशन लिख लो तो हमारे पास क्या बन गया? m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2। so m1 u1 plus m2 u2 that is equal to m1 v1 plus m2 v2। ओके, क्लियर है? समझ आ गई? तो यहां से हमने क्या करना है? इक्वेशन निकालनी है। ये पहले नोट कर लो सारे का सारा। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे। हमारे पास क्या बचा? ये यही इक्वेशन बची है, इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना? m1 u1, m1 वाली टर्म एक तरफ इकट्ठी कर लो। सो m1 u1 माइनस m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। इसमें से m1 आप बाहर निकालो, अंदर क्या रहेगा? u1 माइनस v1। इसमें आप m2 निकालो, अंदर क्या रहेगा? v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, u1 माइनस v1, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। गॉट इट? पता चल गया? अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, यही थी बिफोर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यही थी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। आर्टिकल बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको इसको याद करना है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाला कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, राइट, क्लियर है। तो इसमें भी देखो, इसमें क्या क्या कॉमन है, अगर हमने ये लगा दिया तो इसमें कॉमन क्या, हाफ ऑफ सभी में कॉमन है, तो हाफ ऑफ कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, हाफ m1 u स्क्वायर, हाफ कैंसिल हो गया सभी का, हाफ ऑफ कैंसिल, तो क्या बन गया ये m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर, राइट। अब इसमें भी आप m1 वाली टर्म एक तरफ कर लो, m1 u1 स्क्वायर, इधर m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इसमें m1 कॉमन है, m1 को कॉमन कर दो, अंदर क्या रह गया u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, इसमें m2 कॉमन है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक, क्लियर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, डन, क्लियर। ये क्वेश्चन मुझे चाहिए इसलिए मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब इसको देखो, m1 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, m1 ये क्या है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर भी m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, यही हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही होता है। सो दिस इज इक्वेशन 2, राइट, क्लियर, यहां तक समझ आ गया बेटा। इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को डिवाइड करना है बाय इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 2 by equation 1, divide equation 2 by equation 1, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। डिवाइड इक्वेशन 2 by equation 1, तो इसको मिटा के मैं इक्वेशन नीचे लिख दूं, हाँ, तो 2 by 1 जब हम करेंगे तो नीचे हम इक्वेशन लिख देंगे, ये वाला वन इक्वेशन क्या है, m1 u1 माइनस v1 that is equal to m2 v2 minus u2। अब ध्यान से देखना, m1 m1 कैंसिल, m2 m2 कैंसिल, यहाँ u1 माइनस v1 है, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या है v2 माइनस u2, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, u1 प्लस v1 that is equal to v2 प्लस u2। अब प्लस वाला है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u1 प्लस v1 that is equal to u2 प्लस v2, u प्लस वाला इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज इक्वेशन 3, समझ आ रही है, समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आ रही तो भी बढ़िया, दोबारा देखोगे आप, राइट, क्लियर। अब u1 प्लस v1 व्हाट इज दैट, दिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, बॉडी ए की, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी किसकी, बॉडी बी की, ठीक है, क्लियर। तो अब हमने क्या निकालना है इसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये नोट कर लिया आपने, सारा नोट कर लिया, मैं बता रहा हूं सारा, डन, वेरी गुड। अब इक्वेशन 3 से चलो, 3 इक्वेशन से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, u1 माइनस u2 that is equal to
v2 minus v1. What is that? What is u1 minus u2? That is relative velocity of approach. क्या बोलेंगे इसको? Relative velocity of approach. Right? Relative velocity of approach. ओ यार, ये relative velocity of approach. ठीक है, क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? Relative velocity of separation. क्योंकि इसके बाद वो सेपरेट हो जाएंगे. पहले ये अप्रोच कर रही थी, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, u1 माइनस u2. ठीक है, क्योंकि u1 बड़ी है इसलिए तो relative velocity अप्रोच क्या होगी? u1 माइनस u2. ठीक है, उसके बाद जब वो सेपरेट हो गई, राइट, तो हमारे पास क्या आ गई? v2 माइनस v1. दैट इज relative velocity of separation. क्लियर है? समझ आ गई? So in an elastic one-dimensional collision, the relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision. Right? इस बात को आपने याद रखना है. अब हमारे पास आ गया कि इन दोनों की अगर हम रेशियो लें, अगर हम इनकी रेशियो लें, ध्यान से देखना, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? ई बोलते हैं. ये है किसके पास होता है? ये होता है रेशियो ऑफ द relative velocity of separation to the relative velocity of approach. So this is E. This is very important. E, coefficient of restitution. Ratio of the question के बाद आता है what is coefficient of restitution. तो आप क्या बोलोगे? Ratio of the relative velocity of separation to the relative velocity of approach. That is called coefficient of restitution. और इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के, कोलाइडिंग बॉडी के, एंड नेचर ऑफ कोलिजन. राइट? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज. नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज. वो बॉडीज किसकी हैं? मेटल की हैं, किस चीज की हैं? लकड़ी की हैं, किसकी? नंबर 2 टाइप ऑफ कोलिजन. टाइप ऑफ कोलिजन मतलब कि आपका कोलिजन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, या परफेक्टली इन इलास्टिक है. टाइप ऑफ कोलिजन के ऊपर डिपेंड करता है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड्स. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज एंड टाइप्स ऑफ कोलिजन. ठीक है, क्लियर है कि कोलिजन जो है या नेचर ऑफ कोलिजन कौन सा है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, राइट, परफेक्टली इन इलास्टिक है, या इन इलास्टिक कोलिजन है, राइट. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. कोलिजन मैंने आपको 3 बताए थे, कौन कौन से? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, क्लियर. अब अगर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि हमने इलास्टिक कोलिजन की बात की है, तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये नोट कर लिया आपने, डन. चलो अब हम करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास E की वैल्यू जो होती है दैट इज 1. कितनी? E इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. अगर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E हमारे पास क्या होता है? 1 होता है. अगर E 1 हो गया, राइट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आप v2 माइनस v1 किसके बराबर आ जाएगा? सिंपल सी बात है, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. तो आपके पास ही आया था, क्योंकि v1 हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो relative velocity of approach है u1 माइनस u2 दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1. ऐसे था, u1 माइनस u2 किसके बराबर था? v2 माइनस v1. दिस इज relative velocity of approach, दिस इज relative velocity of separation. कब? जब E हमारे पास क्या होगा? 1. E1 कब होता है? जब हमारा कोलिजन क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. क्लियर, समझ आ गई. अब हम निकालेंगे वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन. वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं. वेलोसिटीज
आफ्टर कॉलिजन। तो कोलिजन, जब कोलिजन हो गया तो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या थी, v1 v2, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारे पास इक्वेशन जो थी, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी, v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2, यही है u1 माइनस u2 दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। हमें चाहिए v1 और v2 की वैल्यू, राइट। अब v2 की वैल्यू यहां से निकाल दो, तो v2 किसके बराबर आ गया, ये v1 इधर आ गया, तो क्या बन गया u1 माइनस u2 प्लस v1, क्योंकि v1 इधर आ गया तो v2 किसके बराबर आएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1, राइट। क्लियर है, कुछ समझ आ गई। इसकी वैल्यू आपने जो आपके पास इक्वेशन 2 आई थी उसमें पुट करते हैं, कर दोगे पुट, बोलो। आपके पास इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चलो पुट दिस वैल्यू। अब मुझे ये नहीं पता इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 4 कर देते हैं, चलो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले वाली थी, सबसे पहली बार 2 में इसलिए नहीं मैंने पुट किया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम 1 में पुट करते हैं। 1 इक्वेशन क्या थी, मैं दोबारा लिख रहा हूं, m1 u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू m2, यही थी। ध्यान से देख लो, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास होगी, मैंने मिटा दी है, ये होगी, यस यही होगी, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, यही थी इक्वेशन 2। इक्वेशन 4 सॉरी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी हमारी, आपने इक्वेशन 4 इक्वेशन 1 में पुट करनी, मतलब जहां पर v2 है आपने ये वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है, क्लियर, कर दोगे पुट। अब आप पुट करके देखो इसको, पुट करने के बाद आपने v1 की वैल्यू निकाल, करो पुट, तब तक मैं यहां पर इसको मिटा के वो काम करता हूं। शाबाश, वेरी गुड। m1 u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू m2, और v2 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये v2 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस u2 यहां पर आ गई, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये मिटा दूंगा, चलो हो गया। अब कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, ये आपके पास आ गया m1 u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू m2 u1 माइनस माइनस, ये बन गया माइनस 2u2 प्लस v1, डन। हमें चाहिए v1, तो इसका मतलब v1 वाली टर्म जो है वो एक साइड करनी पड़ेगी, ये तो पता ही है। v1 वाली टर्म कर दो अलग, इसको m1 u1 माइनस m1 v1 m2 u1 माइनस 2u2, ये मैंने अलग कर लिया, प्लस m2 v1 मैंने ऐसे लिख दिया, समझ आ गई, नोट करते रहना, क्योंकि मैंने इसको अलग कर लिया, ये भी। अब v1 हमें चाहिए, हमें v1 नहीं चाहिए, v1 वाली टर्म, बाकी टर्म एक तरफ कर लो। अब देखो ये माइनस वाला v1 है, उधर ले जाएंगे, हमारे पास बन गया m1 u1, ये इधर आ गया, ये बन गया माइनस m2 u1 माइनस 2 u2, ये उधर चला गया, तो क्या बन गया m2 v1 प्लस m2 माइनस, ये कितना प्लस आएगा m1 v1, m1 v1, इसमें से आपके पास बन गया m1 प्लस m2, ये बन गया v1, ये टर्म ऐसे रहेगी। अब v1 की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लोगे v1 की, इसको भी थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। इसमें क्या है m1 u1 माइनस m2 u1 माइनस, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 m2 u1 प्लस 2 m2 u2, ऐसे ही है। इसमें u1 वाला कॉमन निकालो, u1 ये बन गया m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v1। देख लो मैंने क्या किया, मैंने इसको अंदर कर लिया और फिर मैंने क्या किया, u1 वाली टर्म जो है इकट्ठी कर ली, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन। चलो अब क्या करेंगे, अब मैंने v1 की वैल्यू निकालनी है, सो व्हाट इज v1 नाउ, यहां पर लिख देता हूं v1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, देख लो ध्यान से, v1 2 m2 u2, यही आएगा है ना, वेरी गुड, 2
m2 u2 प्लस u1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो दिस इज v1. निकल गया v1. ठीक है, क्लियर. अब इस v1 की वैल्यू आपने v2 वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. इसको हम इक्वेशन पता नहीं कौन सी है यार, फिफ्थ रख लो, चलो 50 होगी. पुट दिस वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन. कौन सी थी वो इक्वेशन? जो v2 वाली थी. जो v2 वाली इक्वेशन थी वो क्या थी? u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1. ये v1 की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो और v2 की वैल्यू का. ठीक है, करते रहो पुट और मुझे आंसर बताना है. ये v1 की वैल्यू यहां पुट करनी है और v2 की वैल्यू निकालनी है. तो आपके पास जो v2 की वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग कुछ नहीं होगा, यहां पर 1 है वहां पर 2 हो जाएगा. ये देखो 2, ये बन गया m1 u1 प्लस यहां पर u2, ये बन गया m2 माइनस m1 और नीचे भी क्या आ जाएगा m1 प्लस m2. देख लो ऐसे आएगी आपके पास. ठीक है, मैंने यहां पर m2, चलो ऐसे कर लो, आप कंफ्यूज मत होना. यहां पर 2 है वहां पर 1, इसको मत 1 कर देना कहीं. यहां पर 2 m2 है या u2 है, वहां पर m1, मतलब 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, 1 की जगह यहां पर क्या गया 2, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, 2 की जगह. ये आपके पास आंसर आएगा. ये मैंने पहले ऐसे लिख दिया m2 प्लस m1, इसको हम m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं. 2 प्लस 4 4 प्लस 2 1 है, सेम थिंग है ना. तो इसलिए मैंने इसको चेंज किया. तो आपने ये ध्यान से करना है. अगर आपकी ये इक्वेशन निकली थी तो आपने सिंपल बोलना है पुट दिस वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन v2 वी गेट दिस. टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने सिर्फ साइक्लिक चेंज कर देना है. यहां पर 2 है वहां पर 1 कर देना है, यहां पर 1 है वहां पर 2 कर देना, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई. अब ये दोनों इक्वेशंस को लेके v1 और v2 को लेके हमने डिस्कशन करनी है एंड दैट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैं v2 इधर ध्यान से लिख देता हूं कि v1 किसके बराबर है और v2 किसके बराबर है. तो हम डिस्कशन करते हैं. ये बन गया v2 दैट इज इक्वल टू 2 m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस. ठीक है, एक v1 एक v2. इसको याद. अब हम क्वेश्चन का जो है स्पेशल केसेस ध्यान से देखना. पहला स्पेशल केस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशल केसेस, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हेन द टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस. फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस, मतलब m1 m2 किसके बराबर है, m के बराबर है. दोनों बॉडीज के मास जो हैं अगर वो इक्वल हैं, व्हेन द टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस. इक्वल मासेस का मतलब तो v1 किसके बराबर हुआ, यहां पर m1 m2 को वहां पर mm पुट करते जाओ तो क्या बन गया ये v1 2m u2. ध्यान से देखना, प्लस यहां पर भी m यहां पर भी m माइनस m क्या होगा 0. राइट, क्लियर है, वो समझ आ रही है. उसके बाद m1 प्लस m2, ये भी m है ये भी m है, m प्लस m कितना होगा 2m. राइट, तो हमारे पास क्या बना 2m u2 ओवर 2m. 2m कैंसिल हो गया तो v1 किसके बराबर आ गया u2 के बराबर. ठीक है, v1 किसके बराबर आ गया u2 के बराबर. वो मेरी बात समझ आ रही है. सिमिलरली आप v2 की वैल्यू निकाल लो. v2 की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई 2m u1, ये 0 हो गया और यहां पर क्या आ गया 2m. तो ये किसके बराबर आ गया u1 के बराबर. मतलब अगर दोनों बॉडीज सेम मास की हैं, इफ द मास ऑफ द टू बॉडीज आर सेम, तो क्या होगा जो v1 है वो u2 बन जाएगा. मतलब इसने किसकी वेलोसिटी ले ली b बॉडी की. इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है. ध्यान से देखना कि जो v1 वेलोसिटी है वो क्या बन गई u2. मतलब v1 वेलोसिटी किसकी आफ्टर कोलिजन a की है, लेकिन बिफोर कोलिजन कितनी थी, किसकी थी ये
u2 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इलास्टिक कोलिजन है और दोनों बॉडीज की मासेस इक्वल हैं, राइट, और उनमें वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है, देन देयर वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड आफ्टर कोलिजन। उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। जो ए की वेलोसिटी है वो आफ्टर कोलिजन बी की बन जाएगी। ये देखो ए की वेलोसिटी कितनी थी? u1, क्या बन गई बाद में? v2 किसके बराबर आ गया? u1 के बराबर। इसका मतलब जो a की वेलोसिटी है वो b की वेलोसिटी बन जाएगी और जो b की वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी? a की। मतलब आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज इंटरचेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। क्लियर? सेकंड केस, अगर बॉडी आपकी इनिशियली एट रेस्ट के ऊपर है तो क्या होगा? इफ द बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट, ये ध्यान से देखना, ये स्पेशल केस आपने नोट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, राइट। तो स्पेशल केस नंबर 2 कि अगर हमारे पास केस नंबर 2, इफ बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u2 0। अगर इनिशियली बॉडी बी क्या है हमारी? एट रेस्ट है, मतलब u2 खड़ी हुई है, वो नहीं जा रही है, वो नहीं चल रही है, यही चल रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास अगर 0 है, किसकी? बॉडी बी की। अगर बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, मतलब बॉडी बी इज एट रेस्ट, तो v1 कितना होगा? v1 कितना होगा? v1 कितना है? मतलब u2 0 है तो ये तो टर्म 0 हो गई, राइट। तो हमारे पास क्या बना है? u1 m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, ये हमारे पास आ गया, राइट। v2 किसके बराबर है? v2 किसके बराबर है? u1 2m1 u1। ये क्या हो गया? u2 0 है, क्योंकि u2 क्या है? 0, तो ये टर्म 0 हो गई। पहले में ये टर्म 0 थी, इसमें ये टर्म 0 होगी, नीचे क्या रह गया? m1 प्लस m2। तो अगर हमारे पास बॉडी भी इनिशियली एट रेस्ट पे है तो u2 0 हो गया। जहां पर भी आपको u2 दिखाई दे रहा वहां टर्म क्या कर दो? 0, क्योंकि u2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो पूरी टर्म 0 होगी, u2 इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी टर्म, राइट। अब इसके सब केसेस अराइज हो रहे हैं, 3 सब केसेस, ध्यान से सुना। इस केस में 3 सब केसेस हैं, राइट। अब हमारा इसका काम खत्म हो गया, राइट। तो हम क्या करेंगे? ये टर्म चाहिए ऊपर, चलो मिटा देते हैं। अब हमारे पास इसमें 3 सब केसेस हैं। केस 2 के सब केसेस, सब केसेस नंबर 1। पहला सब केस क्या है? ध्यान से सुना। इस केस के जब बॉडी बी इज एट रेस्ट, व्हेन द बॉडी बी इज एट रेस्ट, उसके सब केसेस हैं। पहला केस क्या है कि व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, मतलब बॉडी बी रेस्ट के ऊपर है लेकिन दोनों का मास क्या है? सेम है। तो हमारे पास v1 कितना है? पुट करो यहां पर m1 माइनस m2, क्योंकि ये भी m है ये भी m है, तो v1 क्या हो गया? 0। ध्यान से देखो, m माइनस m 0, तो 0 ओवर एनीथिंग 0, तो v1 0 आ गई। और v2 किसके बराबर है? m1 m है, इसको आप लिखोगे 2m u1 ओवर m1 प्लस m2 क्या बन गया? 2m। तो 2m 2m कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया? u1 के। अब ध्यान से सुनना कि अगर बॉडी बी हमारी इनिशियली एट रेस्ट के ऊपर है और दोनों का मास सेम है, तो आफ्टर कोलिजन जो बॉडी मूव कर रही थी, ध्यान से सुनना, ए बॉडी मूव कर रही थी, बी रेस्ट के ऊपर थी, लेकिन जब कोलिजन हुई तो ए की वेलोसिटी कितनी है? 0 हो गई और बी की वेलोसिटी u1 हो गई। आपने कभी कंचे खेले हैं? इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों कंचे सेम है तो हम एक कंचा जब उसके ऊपर मारेंगे, राइट, वो जो मारा हमने वो वहीं पर रह गया सेंटर में और दूसरा कंचा उसकी वेलोसिटी लेके भाग गया। मतलब कि अगर हमारे पास ऐसा केस है तो ए हमने इसके साथ स्ट्राइक किया, ये रेस्ट में था, तो हुआ क्या? ये रेस्ट में आ गया और ये इसकी वेलोसिटी लेके भाग गया। समझ आ गई? देखो ध्यान से कि v1 0 हो गया। v1 क्या हो गया? 0, क्योंकि ये v1 किसकी वेलोसिटी है? ए बॉडी की। ए बॉडी मूव कर रही थी, लेकिन ए बॉडी की बाद में वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। और बॉडी बी की वेलोसिटी कितनी आ गई? u1। बॉडी बी तो रेस्ट में थी, वो मोशन में चली गई और जो उसके साथ स्ट्राइक कर रही थी वो रेस्ट में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है
तो अगर बॉडीज कोलाइड कर रही है विद द अनदर बॉडी ऑफ सेम मास विच इज एट रेस्ट, दे जस्ट इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। जो रेस्ट में थी उसने पहले वाले की वेलोसिटी ले ली, जो पहले वाला था वो रेस्ट में आ गया, उनकी वेलोसिटीज क्या होगी, इंटरचेंज होगी। ओके, क्लियर। सेकंड इसमें सब केस, सेकंड सब केस क्या है, यही पर ऊपर कर देता हूं, है ना, तो ये नोट कर लो साथ साथ में। सेकंड सब केस क्या है, सेकंड केस का सब केस, इसमें हमारे पास क्या है, कहता इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, अगर इसका मास इससे बहुत बड़ा है, मतलब जो कंचा हम मार रहे हैं वो मोटा सा कंचा है, वो छोटे से कंचे के ऊपर मार रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका मतलब m1 का क्या है, मास जो है वो बहुत ज्यादा है, m2 क्या है, बिल्कुल स्मॉल है। आपने देखा कि बच्चों के पास इतने मोटे मोटे कंचे होते हैं और एक छोटा सा कंचा होता है, छोटे कंचे पे मारते हैं, तब हमारे पास क्या होगा। अब केस वही है कि बी बॉडी जो है वो एट रेस्ट में है, इसका मतलब जो छोटा सा कंचा है वो रेस्ट में है, क्योंकि m1 दैट इज ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। बॉडी बी लाइटर बॉडी है, बॉडी ए क्या है, हैवी बॉडी है। इन दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं, जो मास है देखो, तो v1 किसके बराबर होगा। अब मैंने क्या बोला कि m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, m1 m2 से क्या है, बहुत बड़ा है, तो m2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तुम्हारे पास क्या बन गया, u1 m1। तो m1 क्या है, बहुत बड़ा है, m2 का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर m1 m2 से बहुत बड़ा है, मान लो मेरे पास क्या है, एक चीज 10 क्विंटल है और एक चीज 1 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट ही करेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर m2 को नेग्लेक्ट कर दिया, यहां पर भी m2 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास v1 किसके बराबर आ गया, u1 के बराबर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, पहले v1 निकाल दिया, v2 भी निकाल दो साथ में, लो v2 जब हम निकालेंगे तो v2 में क्या है, 2m1 u1। ध्यान से सुनना, m1 तो बहुत स्मॉल है, नहीं m1 बहुत बड़ा है, m1 बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब m2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2m1 u1 ओवर m1 बहुत बड़ा है, इसलिए m2 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, 2m1 क्या बना, ये v2 किसके बराबर है, u1। देखो क्या बना, सही है, नहीं, क्योंकि ये m1 यहां पर 2 नहीं आ रहा बेटा, यही गलती सारे करते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे नहीं कटेगा, क्योंकि यहां पर 2m1 u1 था मास दोनों का। अब हमने ये तो नहीं बोला कि मास दोनों का सेम है, मैंने तो नहीं बोला मास दोनों का सेम है, वो तो पहले केस में चले गया, सब केस में से मैंने बोला कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 बड़ा है तो m2 को हम साथ लेके चलेंगे नहीं, हमने सिंपल m1 लिख दिया, तो यहां पर क्या आ गया, 2u1। तो ध्यान से देखना हमने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास बी बॉडी एट रेस्ट के ऊपर है, बी बॉडी इज एट रेस्ट, और m1 जो है वो m2 से बहुत बड़ा है, तो आफ्टर कोलिजन v1 u1 के बराबर हो जाएगी और v2 2 ऑफ u1 के बराबर हो जाएगी। मतलब जो इसकी वेलोसिटी है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमने क्या किया, एक बड़ा सा कंचा लिया, उसको छोटे कंचे के ऊपर मारा, तो जो बड़ा कंचा है उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये देखो, क्योंकि v1 u1 के बराबर ही है, लेकिन जो छोटा कंचा था वो रेस्ट के ऊपर था, लेकिन उसकी वेलोसिटी डबल हो गई, वो वहां से तुम दबा के भाग गया डबल वेलोसिटी से उसको देख के। ये देखो v1 कितना है, u1, मतलब अगर हमारे पास सब केसेस आ रहे हैं, अगर हमारे पास m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो जब उनमें वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है, तो जो m1 है, ए बॉडी है, उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होगी, लेकिन जो रेस्ट के ऊपर बॉडी थी उसकी वेलोसिटी इससे क्या होगी, डबल होगी, ट्वाइस ऑफ u1। So if the massive body collides with the lighter body at rest, there is practically no change in the velocity of heavy body, whereas the stationary light body begins to move with twice the velocity of a heavy body. Clear? समझ आ गई? मैंने हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में समझ मुझे भी नहीं आता, बोल दिया मैंने। ओके, अब इसके बाद आ गया थर्ड, उल्टा कर दो, ये नोट कर लिया, वेरी गुड। अब हम तीसरा केस करेंगे, थर्ड केस में मैं उल्टा कर देता हूं। अब
जो नीचे है मतलब जो रेस्ट के ऊपर है उसका मास बहुत ज्यादा है, जो हम उसके ऊपर मार रहे हैं उसका जो क्लाइड कर रहे हैं उसका मास बहुत छोटा है। उल्टा हो गया थर्ड केस में। तो इस केस में v1 किसके बराबर आएगा? ये देखो u1, अब ध्यान से देखना m1 जो है वो क्या है, बहुत स्मॉल है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया, यहां सिंपल माइनस m2 रह गया, इधर m2 ही रह जाएगा, राइट। m2 कैंसिल हो गया तो v1 किसके बराबर आ गया, माइनस u1। पता चल गया होगा आपको। अगर हमारे पास बहुत मोटा कंचा है, वहां पे मार्बल है, तो हम छोटे मार्बल को जब उसके ऊपर मारेंगे तो जो बड़ा कंचा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटा कंचा है ना वो उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। मैंने u1 वेलोसिटी फेंका, वो उसी वेलोसिटी से वापस आ गया। देखो v1 किसके बराबर हो गया, माइनस u1 के, मतलब बैक आ गया। ऐसे ही v2 फाइंड करो। v2 कितना है, देखो ट्वाइस ऑफ m1 u1। मैंने क्या बोला, m1 क्या है, बहुत स्मॉल है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि m1 बहुत स्मॉल है, m2 बहुत बड़ा है। ध्यान से देखना, m1 बहुत स्मॉल है, m2 बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये टर्म बहुत बड़ी होगी, ऊपर बहुत छोटी टर्म है, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, नेग्लिजिबल आएगा। अप्रोक्सीमेटली 0 मतलब नेग्लिजिबल। सिंपल सी बात कि अगर मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा मार्बल है, राइट, कंचा जिसको आप बोलते हैं, वो आपने नीचे रखो और छोटा सा कंचा उसके ऊपर मार रहे हो, तो उस बड़े मार्बल की वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नेग्लिजिबल रहेगी, वो वहीं की वहीं रहेगी, और जो आप मार रहे हो वो उसी वेलोसिटी से क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अगर कोलिजन क्या है आपका, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ये देखो v1 माइनस u1 के बराबर आ गया, मतलब ये u1 था, इसके ऊपर स्ट्राइक किया, लेकिन ये बहुत बड़ा था, ये उसी वेलोसिटी से वापस आ गया, मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी वो माइनस u1 हो गई, जितनी वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से वो क्या आ गया, वापस आ गया, और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ अ लाइट बॉडी कोलाइड्स इलास्टिकली विद द हैवी बॉडी एट रेस्ट इट रिबाउंड्स विद इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी वेयर एज द हैवी बॉडी प्रैक्टिकली रिमेन्स एट रेस्ट। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन आपने ध्यान से करना। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये टॉपिक जो है वो लेंथी है, जिसको बिल्कुल ध्यान से करना है। टिल देन बेटा गुड बाय, ध्यान से पढ़ना है इसको, इसके नोट्स साथ साथ में बनाते रहना। बाय।